ये जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हम जारी कर रहे हैं, कोई धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हम इतना ही जारी कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फायदा उनको मिलना चाहिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर मरुधरा की सियासत गर्म। मंत्री स्वयं सीधा बिना किसी विभाग की जानकारी के इस प्रकार का आदेश कलेक्टर को देकर के धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोल रहा है, उकसा रहा है। गुलाब चंद कटारिया का सालेह मोहम्मद पर बड़ा आरोप। मैं सबको सावधान करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशांत होगा जो होगा, संपूर्ण राजस्थान में आपकी नीयत पर इतना संदेह खड़ा कर देगा। कटारिया बोले, मंत्री सालेह मोहम्मद खोल रहे धर्मांतरण का रास्ता। कि आप जानबूझ करके अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का लालच दे करके हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बना करके लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोज रहे हो। ये रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। समय रहते इसको ठीक कर दो। मंत्री सालेह मोहम्मद ने आरोपों को नकारा। गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो वहां पर कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है, राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वहां आप शिकायत दे सकते हैं। इसलिए जो यदि गलत सर्टिफिकेट देगा, यदि गलत काम करे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमारी मंशा साफ है। मंत्री ने कहा, नियमों के मुताबिक काम करने के दिए थे निर्देश कि जो हमारा परिपत्र जारी किया हुआ है, उस परिपत्र के तहत आप कार्रवाई करें। मैंने उनको ये कतई नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती काम करो। कांग्रेस ने कहा, नियमों को सरल किया, बीजेपी कर रही सियासत। किसी भी सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण होने का स्वागत किया जाना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पसंख्यकों के जो प्रमाण पत्र बनते हैं उनकी नियमों में सरलीकरण करने को लेकर के आज धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। धर्म पर सियासत गर्म। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सियासत के धर्म का रास्ता पकड़ने की बहस नई नहीं है। न दक्षिणपंथी राजनीति के उभार का आधार ही धर्म है, और अगर दक्षिणपंथ देश में अपनी जगह बना पाया है तो ये मानना ही होगा कि इसके लिए पर्याप्त वैक्यूम उपलब्ध था, जिसके लिए कोई एक्सट्रीम अपीजमेंट को जिम्मेदार ठहराता है, कोई राइट विंग के कथित प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर दारोमदार डालता है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि राजनीति की विभाजन रेखा के इस पार और उस पार अब सियासी मुद्दों में धर्म ने काफ़ी जगह घेर ली है। कभी धर्मांतरण मुद्दा बनता है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए जाते हैं। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस करेंगे इन सवालों के साथ कि सियासत को धर्म के रंग में रंगने के लिए जिम्मेदार कौन है? सियासत को बदलता धर्म या धर्म को बदलती सियासत? और धर्मांतरण का मुद्दा जब जब उछलता है तो किसका नफा होता है, किसका नुकसान? पंकज मीणा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अब्दुल लतीफ फारको साहब हैं, मिल्ली काउंसिल के सेक्रेटरी हैं आप। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, आपने जो सदन में उठाया उसको लेकर के नियमों में सरलीकरण, हर प्रक्रिया हर जगह इसका स्वागत होना चाहिए, यहाँ ही आपको तकलीफ क्यों? पंकज जी बोलिए। देखिए शर्मा साहब, राजस्थान का ये कटु सत्य है कि यहाँ धर्मांतरण हमेशा धर्मांतरण करने वाले प्रयासरत रहते हैं। विशेषकर दक्षिण राजस्थान में इसके कुछ ज़्यादा ही प्रयास होते हैं। इसको हम छुपा नहीं सकते, इसे इनकार नहीं कर सकते। परंतु अगर गत 3 वर्षों का हम आंकड़ा देखें, गत 3 वर्षों की गतिविधियों को देखें, तो लगातार ये प्रयास हुए हैं कि अल्पसंख्यकों में डर बैठा के तुष्टीकरण के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कांग्रेस सरकार स्वयं ये लगातार प्रयास करती जा रही है कि किसी तरह धार्मिक आधार पे बंटवारा हो, और जो राजस्थान की एक अमन शांति का माहौल जो है उसको कांग्रेस लगातार एक धर्म के लोगों को प्रेशर दे के कोशिश करती रहती है। और ये पहली घटना नहीं है। मैं इस प्रकार के सैकड़ों घटनाएं आपको लगातार यहाँ गिना सकता हूँ। यही सालेह मोहम्मद मंत्री जी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि अभी कुछ समय पहले प्रशासन गांवों के संग जब चल रहा था, अभियान चल रहा था, तब वो वहाँ SDM को आदेश देते हुए नजर आए
कि अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र जल्दी जल्दी बनाइए और सबके बना दीजिए, बिना कागज वेरिफिकेशन करे आप बना दीजिए। और ये दूसरी घटना है जब इस प्रकार से आप नियमों का सरलीकरण का तो बहाना दे रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि आप आए जिसका प्रमाण पत्र बनाइए। इससे इसका नतीजा क्या होगा शर्मा साहब, वो बड़ा विस्फोटक होगा कि जो लोग खासकर जिस जगह के माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने वर्णन किया, जो अजमेर का काठात एरिया है, जिस जगह जहाँ के लोग तो बहुत सॉफ्ट लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, उनको इस प्रकार से आप प्रमाण पत्र बनाने का लालच देके, हॉस्टल में एडमिशन का लालच देके आप उनका अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं जिससे उनको अपने धर्म में काउंट किया जा सके। ये सीधा सीधा वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति है जिसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य का जब बजट पेश हुआ, उस बजट के बाद में भारतीय जनता पार्टी मानसिक तौर पे विचलित हो गई है। उसके पास में जब कोई मुद्दे नहीं रह गए तब इस तरीके के अनगढ़ बयान लगा रही है। ना ही ऐसा कोई परिवर्तन हुआ, ना ही कुछ और चीजें हुई। कोई भी जब काम करता है, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो नियमों के तहत करता है, किसी व्यक्ति के मौखिक आदेश पे नहीं करता है। और जो मंत्री ने सदन में कहा कि अगर नियमों के सरलीकरण से अगर लोगों को राज्य की योजनाओं का लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी विस्तृत क्यों हो जाती है? अगर राज्य के वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों के अगर कोई योजनाओं का लाभ मिले और इसके लिए अगर सरकार कोई निर्देश दे तो इन्हें कैसे दिक्कत हो सकती है, ये मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्मांतरण को लेकर इतनी चिंतित है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर बहुसंख्यक समाज को इतना भयक्रांत किसने कर दिया? आज इतनी बड़ी केंद्र के अंदर सशक्त सरकार है, भयक्रांत क्यों है? आखिर क्या मजबूरी है? क्या एक हिंदू हॉस्टल में एडमिशन के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा? अच्छा, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खतरे में है। इसलिए वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और ये जानते हैं कि इस देश के अंदर विभाजन की राजनीति करने का एक पार्टी को श्रेय जाता है और वो है दक्षिणपंथी सोच और विचार, जो इस प्रकार से आधार पे बांटने का काम करती है। हमने चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, 80 और 20 का नारा देते हुए देखा, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हुए देखा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हुए देखा, हिंदुस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए देखा। हम गुजारिश करना चाहेंगे इस देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं उन्हें नागरिक के तौर पे देखें, धर्मांधता का चश्मा हटाएं। बहुत बढ़िया, ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। आरको साहब, आप तो मुझे तकनीकी तौर पर समझा दीजिए। एक पक्ष कहता है कि नियमों में सरलीकरण था, क्या मुश्किलें आ रही थी जिनमें सरलीकरण की जरूरत थी? दूसरा पक्ष कहता है कि सरलीकरण अपनी जगह है, लेकिन सरलीकरण के नाम पे जो सहूलियतें देने का गोरख धंधा है उसकी वजह से लोग धर्म ही बदल ले रहे हैं। आरको साहब, ये सब कुछ जो बात कही जा रही है ये बिल्कुल गलत है। कोई धर्म नहीं बदलता। अच्छा, सरलीकरण के नाम पर कोई धर्म नहीं बदलता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सियासी पार्टियों ने ये तय कर लिया है कि जब तक धर्म के नाम पर कुछ मुद्दे ना उठाए जाएं, हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, जब तक मैं समझता हूँ कि वो ये मान के चलते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में अगर जीत हासिल करनी है तो इस मुद्दे को हमेशा गर्म रखना है। अच्छा, और इसके माध्यम से ही वो ये महसूस करते हैं कि हमें वोट मिलते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सही बात है कि जो सरलीकरण नियमों में होना चाहिए था वो नहीं, क्या मुश्किल आ रही थी? वैसा ये पूछा ना आपसे मैंने, क्या मुश्किल आ रही थी जिसको सरलीकरण कर दिया गया? मुश्किल तो बहुत सारी आ रही है। अब जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए अल्पसंख्यक जब मांग करता है तो उनसे इतने सारे वो प्रमाण मांगे जाते हैं। पहले सिर्फ खुद लिख के देता था एक सर्टिफिकेट, एक आदमी कोई भी सरकारी अधिकारी से करा करके दे देता था, उसको मिल जाता था। अभी एक एमएलए, एक पार्षद और 2 गवर्नमेंट में सर्विस करने वाले अधिकारी। अभी का मतलब कब से? अभी प्रेजेंटली पिछले कुछ टाइम से। और ये केवल अल्पसंख्यकों की ओबीसी की बात कर रहे हैं या ओबीसी की ओवरऑल बात कर रहे हैं? देखिए, ये ओबीसी की ओवरऑल की जब बात कर रहे हैं तो फिर कहाँ ऐतराज होना चाहिए? ये ऐतराज यूँ होना चाहिए। हाँ, बताइए कि ओवरऑल में तो क्या है, सरकार में आप उनके कर्मचारी अधिकारी बड़ी तादाद में होते हैं, मुसलमानों को नौकरी नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये कहाँ से लाएंगे 2
सरकारी अधिकारी, इनके पास सरकारी अधिकारी छोड़ सरकारी कर्मचारी भी नहीं मिलते। कर्मचारी का ले जाके देते हैं तो सरकारी अधिकारी उसको प्रमाणित करे कि हाँ ये इन्होंने जो किया है वो सही है। अब ये सारी चीज़ें इतनी जटिल बना दी है इन लोगों ने कि इससे अल्पसंख्यक वंचित रह जाता है किसी भी योजना को पाने के लिए। ठीक है, पंकज मीणा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं एक तो आरको साहब की बात को बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप कहते हैं मुसलमान कहाँ से लाए दो अधिकारी, हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान है केवल मुसलमान अधिकारी के पास जाएगा? ये बड़े शर्म की बात है कि आप टीवी चैनल पे बैठ के इस प्रकार की बातें बोलते हैं। क्या मुसलमान का व्यक्ति है उसको राइट नहीं बनता कि वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा ले, भले ही वो किसी भी धर्म का हो? वो अपने मोहल्ले में रहने वाले बिजली के एएन से साइन करा ले, भले ही वो किसी धर्म का हो? यही मानसिकता जो है ये राजस्थान के अंदर जो दो फाड़ करने को लग रही है। अभी आरसी चौधरी साहब ने कहा कि क्यों डर लग रहा है। अरे साहब, डर नहीं लगेगा क्या? जब जयपुर राजधानी के अंदर कावड़ यात्रा निकलती है तो उनके ऊपर पथराव होता है और उनके ऊपर एक केस दर्ज नहीं होता तो हिंदू डरने लगता है और उनको सरकार प्रेशर देती है। अभी कुछ महीना पहले की घटना है कि जयपुर में चौपड़ के ऊपर एक 100 साल पुराना मंदिर है, उसके ऊपर किसी अपराधी तत्व ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी धर्म विशेष का नहीं कह रहा हूं, अपराधी तत्व ने एक हरा पर्दा टांग दिया। हुआ क्या? पर्दा जरूर हट गया, परंतु केस किसके ऊपर हुआ? जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उठाया। और ये सरकार क्या कर रही है? रह के एक धर्म विशेष के लोगों को, अपराधियों को, मैं धर्म विशेष के लोगों के अपराधी की बात कर रहा हूं, उन अपराधियों को शह देने के काम कर रही है। उनके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं करती। ऐसी कितनी घटनाएं, बलात्कारी एक धर्म विशेष का व्यक्ति था तो उसको उन्होंने एक्सीडेंट बता दिया। क्यों? आपको उस बलात्कारी को पकड़ने में दिक्कत आती है। यही चीजें हैं जो बार बार डराने को मजबूर कर रही है। आरसी चौधरी ये कहते हैं कि इन जैसे मामलों में आप बहुसंख्यकों की हिमायत करके उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके आपने अपना फैलाव तो कर लिया 2014 के बाद, लेकिन अब आप सिमटते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पैरवी करती है, परंतु जब कांग्रेस केवल अपने वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए केवल मुसलमान को डराकर अपने पक्ष में करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर बोलना पड़ता है। क्या यहाँ राजस्थान के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान या हिंदू भारत के क्या जनता नहीं है? किसी के पक्ष में बोलना क्या ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है? हम ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के पक्ष में बोले, केवल कोई 1 करोड़ या 20 करोड़ के पक्ष में ना बोले। हम पूरे 140 करोड़ के नुमाइंदे, हम 140 करोड़ की पैरवी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए अब्दुल लतीफ आरको साहब, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत ये रही है कि जो कहते हैं सुख करते हैं। अच्छा, यानी गलत कहेंगे और ये कहेंगे कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं, हम तो सब 36 कौम को लेके चलते हैं। अच्छा, 36 कौम क्या, ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और उनको किसी न किसी तरह से, इनका ये कहना है क्या है, तुम्हारे स्कूल के अंदर वो अटेस्टेड नहीं किया जा सकता है, किसी हिंदू अफसर से पास नहीं जाया जा सकता है। इन्होंने इतनी नफरत फैला दी है कि मुसलमान के नाम से ही कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता है। ये कहता है मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, ये बात कोई कैसे मान ले, ये कैसे मान लूं कि मैं तुम्हारी जो है ये सर्टिफिकेट दस्तावेज अटेस्टेड नहीं होते। इस देश में राष्ट्रपति बन जाता है मुसलमान। इस देश में अब्दुल लतीफ आरको अपना बहुत बढ़िया एक सोशल स्टेटस लेकर चल सकते हैं। क्या इस देश में ये मान करके चलें कि मुसलमान अपने दस्तावेज भी अटेस्ट नहीं करवा सकता किसी से? देखिए, ये जो नफरत फैलाई गई आप है, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, आप जो भी समझें, ये जो नफरत फैलाई गई है ऐसा कभी नहीं होता था। हमेशा बीजेपी के सरकार बनने के बाद से, बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ये लोगों में नफरत आ गई है कि हर मामले में शक का दायरा इतना बढ़ गया है। देखिए, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूँ आरको साहब, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमानों के बीच में, आम आवाम की बात कर रहा हूँ, उनके बीच में इतनी नफरत थी। और कम से कम राजस्थान में तो इस बात को पूरी तरह से खारिज आम आदमी से जाकर जाना जब चाहिए। कराता है तो वो नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं जानता। शर्मा साहब, एक बात और नहीं जानता तो फिर क्या करेगा भाई? तो फिर क्या करेगा? तो ये नियम ऐसे बना दिए ना, नहीं जानता ये नियम ऐसे बना दिए ना, सवाल ये नियम ऐसे बना दिए ना। एक बात और चलिए, अभी जो फिलहाल जो एमएलए जानता है, पार्षद जानता है, आया वो क्या मुद्दा आया? आपके साले मोहम्मद जी मंत्री जी कहते हैं कि शपथ पत्र के आधार पर आप उनको सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। ऐसा ही होता रहा था, शपथ पत्र देते थे और उनको मिल जाता था। मैं उदाहरण वो नियम को खत्म कर दिए उदाहरण देता हूं अपने जमाने में। पंकज मीणा आज एक शपथ पत्र बनाता हूं कि मेरे को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, मैं अल्पसंख्यक हूं, क्या आप दे देंगे मेरे को? समस्या यह है, आप सरकारी मशीनरी को बाईपास करके
केवल मंत्री अपने लोगों को, नुमाइंदों को, अपने कुछ लोगों को फेवर करने के लिए ये कहता है कि शपथ पत्र के आधार पर सर्टिफिकेट दे दिया जाए। देखिए, कैसे संभव है? ये तर्क तो आरको साहब समझ से परे है। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं कि चूंकि मुसलमानों के परिचित लोग नहीं हैं सेवाओं में, इसलिए उनके अटेस्ट ही नहीं हो सकते। दूसरी बात जो आपने उठाई कि हिंदू रिजिम, ये भारतीय जनता पार्टी का रिजिम प्रो हिंदू हो जाता है। अभी बजट जब आया तो उसमें सवाल उठाया गया कि मुसलमानों को इस बजट में कुछ नहीं मिला। मुझे ये बताइए कि जो हिंदुओं को मिला, क्या वो मुसलमानों के लिए उसके दरवाजे बंद हैं? क्या चिरंजीवी योजना मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या दूसरी तमाम योजनाएं, वो छात्रावास, वो स्कूल, वो रोड, वो सब क्या केवल हिंदू उनका उपयोग करेंगे? क्या मुसलमानों के लिए रास्ते बंद हैं क्या, आरको साहब? जी हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कि उनमें जो दिया है जिस बजट को, बहुत अच्छा बजट दिया है। हमें बजट में कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बजट दिया है, अब जैसे हमारे मदरसा बोर्ड के जो है टीचरों के मामले को लेकर चल रहे हैं, मुझे समझा दीजिए कि और हिंदुओं को अलग से क्या प्रोविजन किया गया? 10,000 मिलेगी और दूसरों को 40,000 मिलेगी। ये बात तब क्या पढ़ाई होगी? जब आप मुझे समझाएंगे कि हिंदुओं के लिए पर्टिकुलर या जैन सिखों के लिए, किसी और के लिए पर्टिकुलर क्या उसमें प्रोविजन किए गए और मुसलमानों के लिए नहीं किए गए, वो कहीं कोई जवाब है तो बताइए मुझे। नहीं, मेरा जवाब का मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह से इनको बाकी लोगों के लिए जो इन्होंने रखा है, इस तरह से मुसलमानों के लिए भी बजट में वो प्रावधान होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली वही बात बोल रहा हूँ आरको साहब, जिसके लिए बराबर मांग की जा रही है, सबके लिए रखा है, सबके, वो गरीब के लिए भी है। वो अगर उस कैटेगरी में आ रहा है आदमी, तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, तो सबके लिए है ना। फिर मुसलमान इस बात का हमेशा इस बात पर आंसू बहाते रहेंगे कि हमको कुछ नहीं मिला। कैसे नहीं मिला भाई? जो सबको मिला वो आपको भी मिला, संतोष करिए, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और 70 साल बाद अगर मुस्लिम जगत ये इस बात का रोना रोता है, इस बात पर आंसू बहाता है कि हमारे परिचित लोग सेवाओं में नहीं, अटेस्टेड भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार? सरकार हमें पढ़ने का मौका नहीं देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार हमारे लिए सहूलत नहीं पैदा करती है। सरकार ने आपको सब्सिडी भी दी, सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। उससे ज्यादा दिया, हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दी, कीमत पर दिया सरकार ने हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दी। और आप ये अगर 70 साल बाद यहाँ खड़े हैं ना, तो आप ये तय मान करके चलिए कि इन हालात में आप अगले 70 साल भी यहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि इन्हीं मुसलमानों में से एपीजे अब्दुल कलाम भी निकले हैं, इन्हीं मुसलमानों में से आईपीएस भी निकलते हैं, इन्हीं मुसलमानों में से आईएएस भी निकलते हैं, इन्हीं मुसलमानों में से हायर जुडिशरी के लोग भी निकलते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। इसलिए यह कहना कि मुस्लिम जगत के पास चूंकि कुछ नहीं मिला किसी से, इसलिए हम तो ऐसे थे ऐसे ही रहेंगे। महेश शर्मा जी, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद मैंने जो शुरू में कहा कि राजनीति की विभाजन रेखा के इस पार और उस पार, असल में लड़ाई यह है कि कुछ मुद्दों को किसी खास रंग में, धर्म के किसी खास रंग में रंग कर उसका फायदा उठाए जाने की जो परंपरा चली, चाहे चली नहीं चली, लेकिन इस तरह के आरोप लगे। लेकिन अब जो ट्रेंड देख रहे हैं हम कि वो सफल हो रहे हैं। आप कहें कि विकास, रोजगार और धर्म या भावनात्मक मुद्दे, आपको इन दोनों में से एक चयन करना है, और वहां हम देख रहे हैं कि विकास और रोजगार की बात करने वाले लोग बहुत पीछे हैं। तो फिर किस तरफ जा रही हैं ये सारी चीजें? महेश शर्मा जी। हाँ शर्मा जी, तो मेरे पास जो है उसमें जो आवाजें आ रही है वो ओवरलैपिंग हो रही है। तो मेरे को आपका प्रश्न साफ सुनाई दे रहा है, और नहीं ये कोई मतलब आपके या तो समानांतर कोई चैनल है जो लगातार। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके विचार सुनना चाहूंगा। महेश जी, आपको मेरी आवाज नहीं भी आ रही है, तो आप अपनी बात इस मुद्दे पर किस तरह से रखना चाहते हैं, बोलिए। प्रश्न नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आ नहीं रहा, आपकी आवाज भी आधी अधूरी आ रही है, और ये समाचार एक के बाद एक बोले जा रहे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप बोलिए महेश जी, अपनी बात बोलिए ना, मुद्दा आपको पता है। हाँ, महेश शर्मा जी संपर्क नहीं हो पाया, संपर्क टूट गया शायद उनसे। आरसी चौधरी साहब, आपको मैं दोबारा बहस में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन कांग्रेस के बारे में जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं वो इस नज़रिए से भी चिंता करते हैं। आरसी चौधरी साहब, आपको तो आ रही है ना आवाज़? जी आ रही है। हाँ, इस नज़रिए से भी चिंता करते हैं कि कांग्रेस की ये मजबूरी है, ये विवशता है, या कांग्रेस की ये नीति है, कांग्रेस की नैतिकता, आप इसको कहिए कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात उसको करनी पड़ेगी, बावजूद इसके कि उसके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों का उसने अत्यधिक तुष्टीकरण किया। और अब चूंकि देश की राजनीति दक्षिणपंथ पर इस तरह से चल पड़ी है कि आपको थोड़ा बहुत तो अपने आप को दक्षिणपंथी भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए अवसर के हिसाब से कभी मंदिर भी हो जाते हैं, कभी पूजा पाठ भी हो जाते हैं, कभी तिलक भी हो जाते हैं।
तो ये असमंजस पार्टी को और नुकसान की तरफ लेकर जा रहा है। कांग्रेस के शुभचिंतक ये अवधारणा भी रखते हैं। इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए संक्षेप में। जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा ना तो इस तरह की कोई अवधारणा के अंदर या ना उनकी कोई कंफ्यूजन है। निश्चित रूप से आज जो मीडिया है उसे मंदिर भी चाहिए और उसे दूसरी जगह भी देखते हुए चाहिए। लेकिन कांग्रेस ना सिर्फ इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, जो संविधान कहता है, आप कहते हैं अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, दलित, वंचित, ये आप और मैंने नहीं बनाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया है। लोगों को एम्पावर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए ये कहे कि हिंदू को जो मिला इनको क्यों नहीं मिला, इनको मिला वो उनको क्यों नहीं मिला, ये इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वीकर सेक्शन को एम्पावर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी को दलित से, किसी को अनुसूचित जनजाति से अगर दिक्कत है तो हो सकती है। अल्पसंख्यक कोई मुस्लिम एक नहीं है, जैन भी उस अल्पसंख्यक में है, सिख भी है, कोई दूसरे लोग धर्मावली के लोग भी हैं। इसलिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, वो आप और मेरा नहीं है। लेकिन जिस लोगों को अगर राजनीति धर्म के आधार पे करती है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का, ताकि उनके बहुसंख्यकवाद का ठप्पा लग सके। हमारी आस्था हर व्यक्ति की निजी आस्था होती है। आप घर पे जाके कैसे पूजा प्रार्थना करते हैं, इस व्यक्ति, ये आपका निजी लाइफ है, वो उसमें बिल्कुल नहीं झांकना चाहता। लेकिन आपकी पत्रकारिता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहूं कि आप पूजा इस टाइम क्यों नहीं करें, आप एंकरिंग क्यों करें, ये ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें देश में मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। हमारा जो वर्ग जो भी कोई पिछड़ा है, हमें उसको आगे लाने की हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ठीक है, हो गई बात। संविधान की जो बात आपने कही ना आरसी चौधरी साहब, बहुत ही स्वागत योग्य बात आपने कही। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उस संविधान को एक दो बार नहीं, दर्जनों बार, सैकड़ों बार बदला गया है। और जहाँ धर्म की बात हो रही है तो उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, आप संविधान को बनाने वालों की बात कर रहे हैं, वो कब जोड़ा गया आपको याद होगा। और उस संविधान की अनुपालना करवाने वाला सुप्रीम कोर्ट है, वो जब तय कर देता है उसके बाद भी उन मामलों को कैसे कैसे धर्म के लिए बदला गया, वो भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।